हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल आप सबके? बढ़िया चल रही है एकदम तैयारी? आ जाओ, अब हम करेंगे कॉस्ट शीट चैप्टर। बिना कोई टाइम वेस्ट करे आइए, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट निपटाते हैं। पहले एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कॉस्ट शीट पूरा का पूरा। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चलेगा पूरा, और कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे को नहीं लेनी है। आ जाओ, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में सर क्या क्या लेंगे एक बार बता दो। ओपनिंग स्टॉक लोगे, परचेज लोगे, परचेज के अलावा कोई कैरेज इनवर्ड है, क्योंकि बेटा कैरेज इनवर्ड का मतलब है वो फ्रेट का खर्चा जो मैंने दिया है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न का भी कोई कैरेज है ना, वो भी यहीं दिखा दो, क्योंकि लाने का खर्चा यहाँ है तो वापसी करने का खर्चा भी यहीं पर आ जाएगा रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होगा, अगर कोई यहीं पर लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस है, तो वो भी यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल का, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीनल में जाएगा। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कोई दिक्कत नहीं है, वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस सब ले लो, बोनस, ओवरटाइम ले लो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना, एम्प्लॉय का मत लेना। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इसी में से जाएगा ना, वेजेस सैलरी में से, तो वेजेस सैलरी में से जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो एम्प्लॉय का नहीं लेना होता, एम्प्लॉयर का लेंगे। हम अपनी कॉस्ट देख रहे हैं ना। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जो मटेरियल और लेबर नहीं है और डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोडक्ट के साथ। जैसे रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। मैंने रेनॉल्ड्स वाले चचा को बोला, ओ चचा सुन रहे हो? कह रहे हाँ जी बताओ। मैंने कहा मैं आपके पेन बेचूंगा और रेनॉल्ड्स का नाम लिख करके बेचूंगा, जितने पेन बिकेंगे हर पेन पे 2 रुपए आपके रॉयल्टी है। ठीक है, पावर, फ्यूल, स्टीम, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, और कोई भी खर्चा जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए करा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। ये हम लेबर वाले चैप्टर में भी पढ़ा है या पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आओ यहां तक सब कुछ मिला दिया। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये हो गई प्राइम कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के खर्चे मतलब सारे के सारे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। जरूरी नहीं है ये आएंगे, इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, पर ये नॉर्मल है जो आते हैं, जैसे कंज्यूमेबल स्टोर, प्लांट और मशीनरी की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ड्राइंग या डिजाइनिंग कॉस्ट वो भी यहीं आएगी, इंश्योरेंस कराई वो सब, जिग, फिक्सचर, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब कुछ हमारा यहीं पर आएगा। ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आओ आगे चलते हैं, और क्या लिखा है। और देखो, ग्रॉस फैक्ट्री वर्क कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया प्राइम कॉस्ट में, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क कॉस्ट हो गई। ओपनिंग WIP ऐड करो, माइनस क्लोजिंग करो, नेट फैक्ट्री पे पहुंच जाओगे। इसके बाद 4 खर्चे जोड़ने, बोलो मेरे साथ साथ 4 खर्चे। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन का खर्चा प्रोडक्शन वाला, और कौन सा आएगा इसके अलावा? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। माइनस क्या करोगे? अगर कोई बाय प्रोडक्ट बेचा, कोई मिसलेनियस इनकम है, कोई रिकवरी है, सेल ऑफ स्क्रैप है, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ सर, सर किसी का कोई एग्जांपल दो बेटा, भी क्वेश्चन करेंगे, सारे एग्जांपल आएंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस क्वांटिटी की होती है। इसमें अगर आप ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ोगे तो क्या निकल कर आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मानो मैंने बनाए 10,000, पहले से रखे हैं 2,000, तो अवेलेबल कितने हैं? सेल के लिए अवेलेबल हैं 12,000। ठीक है, और माइनस करूंगा क्लोजिंग तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सोल्ड मतलब बिके कितने, सोल्ड क्वांटिटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर होती है, अगर क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं है। अब इसके बाद फालतू खर्चे सारे जोड़ दो, जैसे एडमिन ओवरहेड जनरल। आओ एडमिन ओवरहेड जनरल देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ जाता है, अकाउंटेंट डायरेक्टर की सैलरी, ऑडिटर की सैलरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सब यहीं आएगा, लीगल चार्जेस, रेंट रेट, सब कुछ। इसके अलावा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आया जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का खर्चा, शोरूम का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्राइमरी पैकिंग ऊपर आया था, उसके अलावा कोई पैकिंग बच गई, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है ये अमेंडमेंट, जिसके लिए मैंने नोट भी डाला हुआ है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस ऑन नॉन इक्विटी फंड्स। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस लेने हैं कौन से वाले? नॉन इक्विटी बेटा। डिबेंचर पे इंटरेस्ट गया, बैंक पे इंटरेस्ट गया, कोई भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो सारे लेने हैं कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर एज अ सेपरेट आइटम, बट रिकंसिलेशन के क्वेश्चंस में नहीं लेना, सिर्फ यहीं पर लेना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है,
अब कुछ कुछ चीजें, ये इक्वेशन बहुत यूज हो सकती है आपकी कि ओपनिंग गुड्स में प्लस करा प्रोडक्शन माइनस करा क्लोजिंग तो सेल्स निकल कर आता है। कॉस्ट शीट में कौन कौन सा आइटम नहीं लोगे वो भी देख लो। आपने बेड डेट राइट ऑफ करे, जो भी पीएनएल के फालतू आइटम होते हैं, डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स का प्रोविजन, गुडविल रिटर्न ऑफ, जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड, जीएसटी से क्या लेना देना, ठीक है, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड में कुछ पैसा डाला, इट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन, है ना, डिस्काउंट अलाउड, ये सब चीजें हमारे इसमें नहीं आएगी कॉस्ट शीट में। नॉन इक्विटी फंड का मतलब होता है डिवेंचर और लोन। कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव, कहीं पर भी डिफेक्टिव की कोई कॉस्ट आपने भुगती है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में सीधा सीधा डाल दो, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, बेटा अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दे रखा है 246 और फिनिश गुड्स की प्रोड्यूस क्वांटिटी दे रखी है इतनी है, फिनिश गुड्स की प्रोड्यूस क्वांटिटी है, आगे बोल दिया रॉ मटेरियल का खर्चा वाई में 10% ज्यादा है एक्स से, तो अब हम क्या करेंगे, इस 246 को सीधा मत बांट देना। ये 246 बढ़ेगा कैसे, पहले तो आप ले लो दोनों की क्वांटिटी, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, है ना, पहले तो ले लो दोनों की क्वांटिटी, पहले ले ली दोनों की क्वांटिटी, अब साथ में कॉस्ट का रेशो भी। कॉस्ट का रेशो कैसे, अगर ये 100% है तो ये 110% है, क्योंकि लिखा था ना y 10% ज्यादा है किससे, x से, मतलब अगर x मेरा 100% हुआ तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 110%। ये आपने ले लिया क्वांटिटी और कॉस्ट, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर जो रेशियो आएगा उस रेशियो में खर्चा बांटना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर अगर आपको याद हो पॉलिश करके एक क्वेश्चन है, पॉलिश वाला क्वेश्चन होता है, XD XE टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन हैं आपने करे हुए होंगे, पास्ट ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया और बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर इतना ही है। आओ अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे कॉस्ट शीट के। आ जाओ, बहुत फालतू क्वेश्चन है, साथ साथ देख के खत्म करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और बेटा पेपर में हर बार आ रहा है, कभी भी नहीं छूटा जा रहा, ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 यहां खोल लेता हूं इसका आंसर, यहां खोल लेते हैं इसका आंसर। आओ देखो क्या बोला है, रॉ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस कोई दिक्कत नहीं है, मशीन आवर्स वर्क है 10,000 और यहाँ पर 8 रुपए के हिसाब से ये हो गए ओवरहेड्स, 80,000 के ओवरहेड हो गए। एडमिन के खर्चे जनरल वाले 35,000, जनरल वाले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जोड़ेंगे। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यूनिट प्रोड्यूस दे रखे हैं, सोल्ड दे रखे हैं, प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड, तो बीच में क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 400 का क्योंकि ओपनिंग नहीं है, और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, ठीक है। नीचे बोला क्या कह रहा, कॉस्ट शीट बना दो, कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द मंथ, पूरे महीने का प्रॉफिट बताना है और कॉस्ट पर यूनिट भी बनाना है, तो इसीलिए ICAI ने क्या करा, पर यूनिट का कॉलम साथ में बना दिया, तो आप भी बना देना। देखो कैसे आएगा, क्योंकि कॉस्ट शीट तो प्रोड्यूस क्वांटिटी की बनती है, प्रोड्यूस क्वांटिटी 4000 है, ठीक है सर, 4000 पे दिखा दो खर्चे, पहला मटेरियल सीधा है वेजेस, ये आ गई प्राइम कॉस्ट, फिर जोड़े फैक्ट्री ओवरहेड जो मैंने बताए भी कितने 80,000, फिर क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, कोई 4 खर्चे नहीं है तो सीधा वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। अब इसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग आएगा। अब क्लोजिंग कितना लूंगा सर, 400 यूनिट है और पर यूनिट की कॉस्ट अभी तक ये आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर लेते हैं ना, जब तक कोई डाटा नहीं है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर, ये आ गया 35,000, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडमिन का खर्चा जोड़ा, सेलिंग का खर्चा सोल्ड क्वांटिटी पे आएगा, सोल्ड पे तो 5 रुपए लूंगा, सोल्ड 3600 दे। अब ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स रेवेन्यू दे रखा है, मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट, पूरे महीने का प्रॉफिट बताना था, ठीक है। सिंपल है ना, बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सिंपल। आओ यहां से आगे चलेंगे, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही था फालतू सा, दूसरा क्वेश्चन भी फालतू है, इसका एक क्वेश्चन आगे अच्छा था। आओ तीसरा क्वेश्चन बढ़िया है, वो दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, कह रहा है 1 जून का डाटा और 30 जून का, तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है, WIP का है, फिनिश गुड्स का है। आपको पता है रॉ मटेरियल का सबसे स्टार्टिंग में प्राइम कॉस्ट में आता है, फिर आपका WIP का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है, उसके बाद फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है, ठीक है। परचेज इतनी करी, वेजेस इतनी दी, फैक्ट्री ओवरहेड इतना, एडमिन के खर्चे प्रोडक्शन वाले, अगर प्रोडक्शन वाले हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर 4 खर्चे थे, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिन का खर्चा प्रोडक्शन वाला, और क्या आता था प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। सेलिंग है, सेल्स है। अब बेटा अगर पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ग्रुपिंग बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपने एक आइटम इधर का उधर गलत डाला, सारे हेड का टोटल अलग अलग आ जाएगा, भले फाइनल लास्ट में टोटल मैच भी कर रहा हो तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर 0 मिलेंगे, तो ध्यान से ग्रुपिंग करना। इसी तरीके से ICAI का जो केस बेस्ड सिनेरियो है इस चैप्टर का, वो भी बहुत बढ़िया है, समझाऊंगा, ठीक है। सिर्फ ग्रुपिंग के मार्क्स है वहां। देखो अब समझते हैं उसको। आओ
सबसे पहले क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ ना, इधर ये क्वेश्चन है ना आपका, और इधर आंसर निकाल लेते हैं सामने, आओ ठीक है। चेक करते चलना, ओपनिंग डाला 60,000, क्लोजिंग है 50,000, 60 डाला 50, परचेज दे रखा था, रॉ मटेरियल कंज्यूम वेजेस, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड सीधा दे रखा है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड सीधा दे रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है, ये भी डाल दिया, वर्क कॉस्ट आ गई, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का डाला, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहीं पर जोड़ लिया एडमिन का खर्चा, क्योंकि और कोई खर्चा है नहीं चारों में से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है ना, सीधा सीधा दे रखा है भाई, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग और ये सब डाला, प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझना, आप एक बार देख लो इलस्ट्रेशन 3 है कितना बड़ा। इलस्ट्रेशन 3 जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, बट इसके अंदर सारे आइटम आ गए हैं कॉस्ट शीट के, तो आपको ना इलस्ट्रेशन 3 जरूर 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 रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से आपको आइटम समझ में आएंगे, कौन सा आइटम मैं कहाँ पर डालूं, ठीक है जी। करें स्टार्ट, आओ एक एक आइटम मैंने इसीलिए साथ में लिख के रखा हुआ है, आप नीचे देखोगे, नीचे इसी तरीके से क्वेश्चन करा हुआ है। क्वेश्चन में आराम से चलूंगा, सुनो। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्ट मटेरियल आ रहा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है सर। GST पेड ऑन अबव परचेज 18% है, लेकिन ITC मिल गया, ITC मिल गया तो इग्नोर करूंगा, अगर ITC नहीं मिला होता तो मटेरियल में ही साथ में दिखा देता, सब बताते चलूंगा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ठीक है जी। फ्रेट इनवर्ड रॉ मटेरियल के साथ आ जाएगा, जबकि फ्रेट आउटवर्ड नहीं आता, फ्रेट आउटवर्ड आपका एडमिन ओवरहेड जनरल में जाता है, ये अभी फ्रेट इनवर्ड है, ठीक है, और वो उस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी जा सकता है, डिपेंडिंग कहाँ जाना है, सेलिंग का खर्चा है या एडमिन का खर्चा है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन PF और ESI का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लेबर में। प्रोडक्शन बोनस दिया, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन बोनस को भी अपन क्या मानते हुए चलेंगे, डायरेक्ट लेबर। रॉयल्टी आपको अच्छे से पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर और फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस, पावर फ्यूल को कभी डायरेक्ट एक्सपेंस में भी दिखाता है, कभी फैक्ट्री ओवरहेड में भी, जनरली क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पावर एक्सपेंस को, पावर और फ्यूल को डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, आपने मोल्ड्स और पैटर्न्स के लिए कुछ भी लिया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो होगा, लेकिन देखो क्या बोला है, उसकी लाइफ 2 साल है बेटा, 896 का लिया जिसकी लाइफ 2 साल है, अगर लाइफ 2 साल है तो 2 साल में खर्चा जाना चाहिए ना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार देखो, आपको आंसर्स में भी दिखा दूं साथ साथ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कहाँ है इसका आंसर, ये रहा। इसके आंसर में अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस देखोगे, रॉयल्टी, पावर फ्यूल, मोल्ड्स का खर्चा डाला हुआ है 448, सही है ना, हाँ सर सही है। अब इसके अलावा जॉब वर्कर को जॉब चार्जेस दिए, मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, बट जो स्पेसिफिक जॉब के लिए करा है, इट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हाँ, स्टोर और स्पेयर कंज्यूम फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, नॉर्मल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको जो जो अच्छे पॉइंट लगे ना, बस उनको मार्क करके रखना एग्जाम के लिए। जैसे अभी तक बताऊं तो GST वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है, बाकी तो यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर फ्यूल क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, एक ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री में जाएगा। ऑफिस का है एडमिन ओवरहेड जनरल में। प्लांट मशीनरी, जनरली प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में होती है तो फैक्ट्री में। डिलीवरी व्हीकल तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है ना, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वहां पर जाएगा। और देखो सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड, सुपरवाइजर की जरूरत है। रिपेयर मेंटेनेंस में प्लांट मशीनरी होगा तो यहाँ पर जाएगा फैक्ट्री में। सेल्स ऑफिस होगा तो सेलिंग में जाएगा। व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर तो एडमिन ओवरहेड में जाएगा। ऐसा नहीं कि डालो नहीं, कॉस्ट है, खर्चा है तो डालना तो पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी सेम है, प्लांट मशीनरी के लिए होगा तो फैक्ट्री में, फैक्ट्री बिल्डिंग तो भी फैक्ट्री, रॉ मटेरियल के लिए कराया तो भी फैक्ट्री। ध्यान रखना, रॉ मटेरियल में मत जोड़ना, रॉ मटेरियल के लिए कोई इंश्योरेंस कराइए तो भी फैक्ट्री में होता है, क्योंकि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल रखा हुआ है बेटा, ठीक है। आगे देखना, क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये तो वही जो 4 खर्चे हैं। पहला था क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद और क्या था बताओ, एक था प्राइमरी पैकिंग और एक था एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल की स्टाफ की सैलरी वो भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में जाएगी। रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट R&D के नाम से जाएगी। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई एक्सपेंस हुए, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, फैक्ट्री में, तो यहाँ पर क्या आएगा, फैक्ट्री, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, अब ये वाला ध्यान से देखना, कह रहा है आपने एक्सपेंस दिए, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, आपने एक्सपेंस करे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब एडमिन का खर्चा, लेकिन कौन सा है एडमिन का खर्चा, फैक्ट्री वाला। फैक्ट्री में क्या चलती है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो,
एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करा, देयर फॉर एडमिन ओवरहेड, लेकिन जनरल या प्रोडक्शन वाले क्योंकि फैक्ट्री की बात हो रही थी, ठीक है। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, अगर प्रोडक्शन वाले को दे रहे हो, प्रोडक्शन वालों को कोई सैलरी दे रहे हो तो कहाँ पर दिखाओगे, एडमिन, क्योंकि देखो मैनेजर है वो मैनेजर है तो हमेशा फैक्ट्री में नहीं रहेगा कि फैक्ट्री ओवरहेड डालो, एडमिन में आएगा, लेकिन कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला, समझ आएगा ना। फाइनेंस वाला जनरल, सेल्स वाला सेल्स में चले जाएगा, ठीक है। जनरल मैनेजर सीधा जनरल में जाएगा। पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग तो ऊपर ही आती है, बाकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की है वो हमारी नीचे आएगी। कहाँ पर नीचे, कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर, जहाँ सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे देखो इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस, अब ये तो सेपरेट आइटम हो गया आपका, जुड़ता ही है नॉन इक्विटी, अगर इक्विटी होता नहीं लेता, ऑडिटर को पैसे दिए, ये भी आता है। ये बच्चे ना पता नहीं क्यों बोलते हैं कॉस्ट शीट में नहीं लेना चाहिए। अरे धंधा करने के लिए मैंने खर्चा करा भाई, धंधा करने के लिए कोई भी खर्चा करूंगा तो कस्टमर से ले सकता हूँ, कॉस्ट शीट में आएगा बिल्कुल। लीगल एडवाइजर को कोई पैसे दिए, आपने खर्चा करा ना, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा एडमिन ओवरहेड जनरल में जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अरे किसी भी नाम से आ जाए जाएगा। अगर उसने बोला डायरेक्टर के लिए कोई गाड़ी आई है, गाड़ी का खर्चा तो भी यहीं आएगा। परफॉर्मेंस बोनस किसको दिया, सेल्स स्टाफ को, सेल्स को दिया तो सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। ये सारे आइटम हमारे हो गए। अब ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है। लास्ट में एक आइटम और दिया, अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप और वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई वेस्ट जनरेट हुआ है तो ये वही वाला है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले, यहाँ माइनस हो रहा होता है ना, जहाँ चार खर्चे जुड़ रहे होते हैं। चार होते हैं, कौन से खर्चे, जल्दी बोलो, चारों भाई हैं, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। वहाँ माइनस करते हैं ना, देखो आपको दिखाता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये सेल ऑफ स्क्रैप वाले की बात कर रहा हूँ। सही है जी, हाँ सर सही है बिल्कुल, ठीक है। बस इसके बाद तो आप बना ही दोगे। ये पूरी हमने सारे के सारे आइटम इसके डिस्कस कर लिए हैं, अब बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो जी, 16 मिनट के अंदर, 16 से 17 मिनट के अंदर सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए, और अच्छे से करें, कहीं पे भगाया नहीं है। बताना समझ आया या नहीं आया। आओ पहला क्वेश्चन, और इसके भी आंसर निकाल के रख लेता हूँ मैं आगे, ताकि आंसर्स होते हैं तो डिस्कशन सही हो जाता है। हम रेगुलर क्लास में तो पूरा करते ही है ना, यहाँ पे तो अब आपको दिखाना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे होगा। आओ पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द बुक ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या डाटा दे रखा है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500, जो 175% है वर्क ओवरहेड का। ऐसे बोलूं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 17,500। अगर ये 17,500 है, ये है 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे कितने, ये आ जाएंगे बेटा 17,500 डिवाइडेड बाय 175%, तो 10,000 के खर्चे आ जाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन, एडमिन के खर्चे जोड़ने से पहले, मतलब ये एडमिन जनरल वाला होगा, वो नहीं जोड़ा होगा, 56,000 की कॉस्ट है। देखो सबसे पहले आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिखा देता हूँ, 10,000 रुपये, ठीक है। माइनस क्यों करें, अभी सब समझ आ जाएगा, हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं इसलिए। ओपनिंग है, क्लोजिंग है। अब और डाटा में सेलिंग, जनरल, सेल्स सब दे रखा है। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। अगर आपको मटेरियल परचेज सीधा भी निकालना है ना, सीधा भी निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज अभी खाली छोड़ दो, मत डालो, माइनस क्लोजिंग, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। कंज्यूम के बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सारा बनाते चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक डाटा है, रिवर्स वर्किंग करो, परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर बोला कॉस्ट के स्टेटमेंट बना के दिखा दो, प्रॉफिट बता दो, देखो सब हो जाएगा। इन्होंने देखो अगर आप देखोगे तो नीचे से पूरी कॉस्ट ही तो बनाई है, ये देखो ये पूरी कॉस्ट ही तो चल रही है, बस परचेज को इन्होंने क्या मान लिया, अपना ब्लैंक मानते हुए परचेज निकाल ली। ये सारा डाटा आपके पास था, सारे डाटा के हिसाब से परचेज आ रही इतनी। तो अगर मैं पूरा क्वेश्चन नॉर्मल लिखूँ, जैसा मैं क्लास में कराता हूँ कि अगर जो बच्चे देख रहे हैं नॉर्मल पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर खाली एक कॉलम, फिर उसके बाद अमाउंट जो गिवन है, फिर जिसको एक्स मानना है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये फिर हमने पूरा बना दिया। अब ये सीधी कॉस्ट शीट है तो सीधा स्टार्टिंग में सीधी बना दो ना कॉस्ट शीट, ऊपर परचेज को रख देना, डैश डाल के फिर बाद में भर देना, तो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अगला देखो मंथली कॉस्ट शीट बनानी है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग के अलावा क्लोजिंग दिया है, रॉ मटेरियल परचेज है, जीएसटी पे करा लेकिन आईटीसी मिल गया तो क्या करोगे, इग्नोर। वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, प्रोडक्शन मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटीज, अब देखो एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटी को इन्होंने कहाँ दिखा रखा है, आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। एक्सपेंस पेड फॉर यूटिलिटी का मतलब खर्चा करा है, ये खर्चा जनरली डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, जो भी आपने यूटिलिटीज यूज करी है उसका खर्चा, जैसे पावर है, फ्यूल है, उनको बोला जाता है, ठीक है। ऑफिस एडमिन का खर्चा कुछ नहीं लिखा, मतलब जनरल होगा आपका। ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये भी जनरल होगा। सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। मशीन के घंटे इतने, मशीन का रेट इतना है, यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। सोल्ड इतने, प्रोड्यूस इतने,
तो प्रोड्यूस ज़्यादा हुए हैं, सोल्ड कम हुए हैं, और ओपनिंग भी था ना, ओपनिंग भी था, ओपनिंग है 10,000 यूनिट। अब देखो ओपनिंग है 10,000, प्रोड्यूस करा 194, तो अवेलेबल कितना अवेलेबल है 2,04,000, 2,04,000 में से 1,60 बेच दिया तो रहेगा कितना 44,000 क्लोजिंग रहेगा। प्रॉफिट 15% ऑन सेल है। 44,000 देख लो क्वांटिटी आ रही होगी आपकी, और किस प्राइस पे लूंगा जब तक कुछ नहीं चल रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस पर आएगा। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन भी। आगे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन अभी आया भी है पेपर में, सितंबर के पेपर में था शायद। ए लिमिटेड कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1,00,000 यूनिट, 1,00,000 यूनिट बना सकते हो, वर्क कॉस्ट दे रखी है। जैसे 10% तक बनाओगे, मतलब 10,000 यूनिट बनाओगे तो वर्क कॉस्ट इतनी है। जैसे जैसे आपके यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है सर, आगे देखो। फिक्स एडमिन का खर्चा है 1.5 लाख रुपए, फिक्स 1.5 लाख है, फिक्स मार्केटिंग का खर्चा इतना है, दोनों खर्चे पर मंथ दिए हुए हैं, दोनों खर्चे पर मंथ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 30, कह रहा है आप अपना 100% आउटपुट बेच सकते हो। 100% आउटपुट मतलब 1,00,000 यूनिट मैं अपने बेच सकता हूँ, सही बात है ना। हाँ सर, मैं अपने 1,00,000 यूनिट बेच सकता हूँ, कितने रुपए पे, 500 रुपए पे, लेकिन उसके लिए खर्चे करने पड़ेंगे। खर्चे देखो, मुझे 30 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा जितने यूनिट बेचूं। बेचे कितने थे 1,00,000, तो टोटल 30 लाख का ये खर्चा हो गया। अब प्राइस भी देना पड़ेगा, पहला 50,000 का प्राइस, ये सारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ओवरहेड है। 50,000 का प्राइस, 25,000, 10,000, ये कितने हो गए 50 और 25, 75 और 10, 85,000 का प्राइस तो ये हो गया। 3 कॉन्सोलेशन प्राइस देने 5-5 हज़ार के, तो 15,000 और 1,00,000 का खर्चा प्राइस का और आ गया। 1,00,000 का खर्चा रिफ्रेशमेंट में करना है, ये भी हर महीने करना है, सारा खर्चा महीने का चल रहा है। और ये भी आपका एडमिन का एडवर्टीजमेंट का खर्चा 20 लाख का, 20 लाख का खर्चा एक और आ गया। ये सारे खर्चे करने हैं जब 1,00,000 आउटपुट बेच रहे हो तब। या तो खाली 30% बेच दो, 30% बेचो मतलब 30,000 यूनिट पे बेचो, तो कह रहा है आप बेच पाओगे 550 पे, ये बेच पाओगे 500 पे, यहाँ लिखा 550 में। ठीक है, लेकिन वो आउटपुट ज्यादा ना, और कह रहा है बिना कोई खर्चा करे। ठीक है सर, अब जब पेपर में आया ना तो ध्यान से पढ़ा, ध्यान से पढ़ना, बिना कोई खर्चा करे में ए से डी सारे पॉइंट है, बी से डी है क्या है वो जरूर पढ़ना। कह रहा है कॉस्ट शीट बनानी है 30% और 100% पे। अब देखो आप कितना आसान है कॉस्ट शीट बनाना, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल। 1,00,000 का 30% हो गया 30,000 और 1,00,000। वर्क कॉस्ट तो दे रखी है ना, ये देखो वर्क कॉस्ट है, तो वर्क कॉस्ट तो यहीं से उठा लूंगा, एक 30% वाली एक 100% वाली, 380 और 310। वर्क कॉस्ट तो यहीं से आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से। फिक्स एडमिन का खर्चा, फिक्स एडमिन का खर्चा टोटल में दोनों जगह सेम रहेगा, पर यूनिट आप नहीं भी निकालो तो भी चलेगा, क्वेश्चन में लिखा थोड़ी है। फिक्स मार्केटिंग दोनों जगह सेम चलेगा। वेरिएबल का खर्चा पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सारे खर्चे यहाँ आएंगे देखो। ठीक है, 30 लाख का खर्चा, 30 लाख कैसे, 30 रुपए एक यूनिट का था इंटू 1,00,000। 1,00,000 ये प्राइस मैंने आपको बताया था, 85,000 का प्राइस वैसे आता था, 5-5 हज़ार के 3 प्राइस और थे। 1,00,000 रिफ्रेशमेंट का, 20 लाख इसका, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब सेल कैसे आएगी, यहाँ 550 या 500 के हिसाब से प्रॉफिट दोनों केस में आ जाएगा। तो भाई यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को 100% पे जाना चाहिए। अगर एडवाइस मांगे तो आप एडवाइस इस बेसिस पे मत देना कि पर यूनिट जो है प्रॉफिट वो तो कम हो रहा है ना, ये मतलब नहीं होता कि पर यूनिट प्रॉफिट कम हो रहा है। भाई धंधे का सीधा सा उसूल है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, टोटल में प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट तो ज़्यादा आ रहा है ना इन टोटलिटी। ठीक है सर, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 क्या है, ये भी हो गया। ओपनिंग फिनिश स्टॉक रॉ मटेरियल WIP, क्या बात है। ठीक है, ऑफिस अप्लायंस प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। ठीक है, और देखो और क्या डाटा दे रखा है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न और रिबेट है, माइनस कर देना, नेट सेल आ जाएगी। मटेरियल परचेज, फ्रेट कितना इंकर करा, परचेज रिटर्न। ठीक है, मटेरियल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देना। डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, फैक्ट्री, रिपेयर फैक्ट्री, अपकीपिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, हीट लाइटिंग पावर, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेट और टैक्सेस, मिसलेनियस फैक्ट्री के खर्चे, सेल्स कमीशन, ट्रेवलिंग सेल्स, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, सब आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आउटस्टैंडिंग, जितना जितना आउटस्टैंडिंग है वो भी सब जुड़ेगा, आउटस्टैंडिंग जुड़ता है भाई, सारा जुड़ेगा। जितना डेप्रिसिएशन है वो भी आ जाएगा सीधा सीधा, डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, ऊपर दे रखी है वैल्यूज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, देखो क्या बोला है, हीट लाइट एंड पावर, हीट लाइट और पावर के खर्चे में, हीट लाइट और पावर का फैक्ट्री में कितना जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा 8/10, ऑफिस में जाएगा 1/10 और डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा 1/10। इस तरीके से ही क्वेश्चन को बांटना। रेट और टैक्सेस 2/3 फैक्ट्री के हैं, 1/3 ऑफिस के, वैसे बांट देंगे। डेप्रिसिएशन जो होगा, डेप्रिसिएशन का रेशो है 8:1, 8:1 मतलब 8/10 फैक्ट्री में, 1/10 ऑफिस, 1/10 सेलिंग।
ठीक है सर, जैसे जैसे जो जो खर्चा बोला वो बांट देंगे, बस क्वेश्चन करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दिखाता हूँ। सबसे पहले सेल में से ये माइनस करा, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। हमने ऐसा माना है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वरना आप इसमें इंटरेस्ट मान भी सकते हो। अब देखो इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल आ कैसे गई, कॉस्ट ऑफ सेल उन्होंने निकाली है, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल इन्होंने पूरी निकाली। रॉ मटेरियल, परचेज, फ्रेट, परचेज रिटर्न माइनस करा, क्लोजिंग ले लिया, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एम्प्लॉय, आउटस्टैंडिंग वगैरह सब लोगे, ध्यान रखना, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, ये सारे खर्चे जोड़ दिए। देखो फैक्ट्री का हीट लाइट पावर अब यहाँ पे फैक्ट्री में दिखा रखा है, वैसे डायरेक्ट में दिखाते हैं अगर फ्यूल वगैरह लिखा आता है, ठीक है, तो यहाँ दिखा सकते हो। रेट का 2/3 यहाँ दिखाओगे, यहाँ 8/10, ध्यान रखना इन चीज़ों का। डेप्रिसिएशन 10% सीधा, बिल्डिंग का था 4% और आगे 8/10। बिल्डिंग के लिए रेशो दे रखा था ना वो वाला, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये रेशो बिल्डिंग का रेशो है ना, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP जोड़ूंगा, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग WIP जोड़ा, फिनिश गुड जोड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर एडमिन और सेलिंग के शेड्यूल अलग बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है P&L बना के दिखाओ विद सपोर्टिंग शेड्यूल, मतलब शेड्यूल अलग अलग देना, कॉस्ट ऑफ सेल का अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो पहले एडमिन का टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो, अब इन दोनों को यहाँ लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल निकालने से पहले आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद आएगा एडमिन का खर्चा जनरल वाला, तो यहाँ पर ये यहाँ से उठा लूंगा, फिर सेलिंग का खर्चा यहाँ से उठा लूंगा, फिर आएगा इंटरेस्ट, वो सीधा सीधा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, ठीक है, यही करा हुआ है। कह रहा है नहीं तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड भी ले ही सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल में लेते हैं तो लेके दिखाना, इसने दिया सजेस्टेड आंसर्स में दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, बाकी अलग अलग करके खर्चे बांट दिए, बस इतना ही है, ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गया। अब है लास्ट केस सिनेरियो, केस सिनेरियो सुनना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आराम से सुनो, अच्छा केस सिनेरियो है, देखना। M Limited produces a single product and may expand into product diversification in next 1 to 2 years, ठीक है। M Limited is among a labor intensive company where majority of process are done manually काम हो रहा है, ठीक है। Employee cost is major cost, company conventionally uses performance parameter to measure cost paid to an employee for a shift of 8 hours, ठीक है। The chief manager of the company has emailed you, कुछ डाटा दिया है चीफ मैनेजर ने, और ड्यूरिंग द लास्ट मंथ कंपनी ने इतना टन आउटपुट का बनाया था, एक्सपेंडिचर दे रखे हैं लास्ट महीने के 2,34,000 से रिलेटेड खर्चे दे रखे हैं, खर्चा ध्यान से देखना। बना आप एक ही यूनिट रहे हो रॉ मटेरियल, ये देखो आप एक ही चीज बना रहे हो, ऊपर लिखा हुआ भी था यहाँ पे, है ना, सिंगल प्रोडक्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पहली कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो कुछ खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं मेरे। देखो क्या बताता हूँ, रॉ मटेरियल ठीक है, अब पावर लगा है, पावर इतना लगा है टू रन द मशीन फॉर प्रोडक्शन, लगा मशीन के लिए है, बट स्टिल मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगा, क्योंकि पावर का सारा खर्चा एक ही प्रोडक्ट पे जा रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट पे जा रहा है, और वो खर्चा जो मटेरियल और लेबर नहीं है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है इट इज एन एक्सपेंस विच इज स्पेसिफिकली इनकर फॉर अ जॉब या फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो यहाँ एक ही तो प्रोडक्ट है ना बेटा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। डीजल कंज्यूम 2000 लीटर इतने पे कंज्यूम करा टू रन पावर जनरेटर, यूज एन अल्टरनेटिव और बैकअप फॉर पावर कट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, पावर कट से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर नीचे आपको सॉल्यूशंस भी दिखाते चलूंगा साथ साथ, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, सैलरी, पावर और डीजल यहीं आएगा, ठीक है। वेजेस और सैलरी ठीक है, ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट है, ये भी आ जाएगा, ग्रेचुटी और लीव इनकैशमेंट सीधा सीधा आ जाएगा, जितना जितना दे रखा सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हायरिंग चार्जेस, हायरिंग चार्जेस मतलब बेसिकली रेंटल चार्जेस, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM, HEMM का मतलब हैवी अर्थ मूविंग मशीन जैसा कुछ है जो डायरेक्टली यूज हो रही है, डायरेक्टली यूज हो रही है मतलब ये भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ना तो मटेरियल में जाएगा ना लेबर में, और डायरेक्टली यूज हो रहा है, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार, कार के लिए यूज हुआ, जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो क्या होगा, एडमिन का खर्चा जनरल वाला, ये एडमिन का खर्चा बनेगा जनरल वाला, देखो दिखा देता हूं आपको, ठीक है। हायरिंग चार्जेस 66,000, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, आप गाड़ियों की डीजल कॉस्ट को रीइंबर्स कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो आपका तो खर्चा ही है, तो जहां पे गाड़ी गई वहां पर ये भी, ठीक है, ये वही ना, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मेरा साया जाएगा, वही है, गाड़ी जहां जाएगी वही डीजल कॉस्ट, ठीक है। और हायरिंग ऑफ कार पे GST भी लगा है, जिसके लिए क्रेडिट नहीं है। अब हायरिंग ऑफ कार पे GST लगा है, तो सुनो, गाड़ी लोगे, गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलाओगे ना, या बिना पेट्रोल के गाड़ी चल जाएगी या बिना डीजल के, तो टोटल इतनी वैल्यू पर 5% लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो 22,000 है इट इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर हायरिंग, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हायरिंग, हायरिंग से रिलेटेड ही है, तो टोटल 88 पर लगेगा। ये देखो टोटल लिया 88,000, इस पर लगाया 5%, ठीक है। ITC नहीं मिल रहा, ये भी जुड़ेगा,
अब ये समझना, धर्म कांटा, धर्म कांटा क्या होता है? मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज। तुम्हें पता है वेइंग ब्रिज कैसा होता है? देखो बना के दिखाता हूँ वेइंग ब्रिज कैसा होता है। एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में नीचे ऐसे कुछ लगा होता है और फैक्ट्री में यहाँ पर एक डंडा लगा होता है, ठीक है, और इस डंडे के बाहर यहाँ पर ऐसे करके दो कांटे लगे होते हैं बहुत मजबूत से, ठीक है। होता क्या है, और नीचे यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म टाइप्स होता है, यहाँ पर आकर के गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी खड़ी होती है, पहले उसका वेट नापा जाता है। मान लो इसका वेट आया 1000 किलो, ये क्या है? गाड़ी, देखो अब लग रही होगी गाड़ी, ठीक है, इसका वेट नापा जाता है। फिर ये जाती है लोड होकर के फिर आती है, लोड होकर के फिर से आई, फिर गाड़ी का वेट आया 1500 किलो, मतलब गाड़ी में 500 किलो का सामान है, ऐसे वेट करा जाता है। हम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा आगे क्या लिखा है, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? यूज फॉर वेइंग, किसकी वेइंग? फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच के टाइम का खर्चा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। देखो डिस्पैच के टाइम का खर्चा है, ये देखो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ब्रिज लिए, कहाँ पर लिए मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ब्रिज? गुड्स सोल्ड के बाद, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब देखो एएमसी भरी, एएमसी का मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट था सीसीटीवी का इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज, जो वेइंग ब्रिज पे लगा था। यूज फॉर वेइंग फाइनल गुड्स, तो जो फाइनल गुड्स के लिए हुआ ये तो कहाँ जाएगा? सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन। और फैक्ट्री प्रीमाइसेस वाला कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। ये खर्चे पर मंथ दे रखे हैं, तो एएमसी में कंफ्यूज मत होना, ये खर्चा पर मंथ है, 12 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देखो दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर आ गया सीसीटीवी वाला और एक ऊपर जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। कहाँ है फैक्ट्री ओवरहेड? ये रहा, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। टीएडीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, होटल बिल फॉर सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर है, सेलिंग में जाएगा, ये देखो सेलिंग सेलिंग सेलिंग। अरे दादा कहाँ गया सेलिंग? सेलिंग सेलिंग, ये रहा सेलिंग, 36,000, ठीक है जी। हाँ, फिर लिख रहा है कंपनी के पास 1800 एम्प्लॉई है, 26 दिन काम कर रहे हैं। मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम 26 दिन काम करो, तुम 28 दिन काम करो, तुम काम ही काम करते रहो, हमारे को क्या फर्क पड़ता भाई? क्यों? हमें तो लेबर कॉस्ट मिल गई ना, लेबर कॉस्ट ये ऊपर मिल चुकी है ऑलरेडी, तो मुझे क्या लेना देना। अब बस पूरी कॉस्ट शीट बन जाएगी, अब चीजें निकाल दो। प्राइम कॉस्ट निकालनी है, टोटल और पर शिफ्ट कॉस्ट निकालनी है, जितनी शिफ्ट होंगी। अब शिफ्ट के लिए ये डाटा काम में आएगा 1800 एम्प्लॉय वाला, ठीक है। देखो आपको 8 घंटे है ना, 8 घंटे की एक शिफ्ट है, वहां से निकालोगे। ये देखो दिखाता हूँ, ये बन गया पूरा। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, तो पहले प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी? प्राइम कॉस्ट आएगी 787, 10,000 समथिंग जो आ रही है, ठीक है। तो पहला यहाँ से हो गया। दूसरा कहाँ से होगा? टोटल कॉस्ट ली डिवाइडेड बाय 46,800, ठीक है। टोटल मैन शिफ्ट कितनी है हमारी? 46,800। इन्होंने बनाया भी होगा उसका, ये देखो 1800 एम्प्लॉई है और हर बंदा 26 दिन काम कर रहा है, तो इतनी शिफ्ट हो गई। तो इस एमसीक्यू के लिए वो चीज़ जरूरी थी, वरना ये क्वेश्चन पहले आपका बुक में भी क्वेश्चन था, जहाँ कॉस्ट शीट बनानी होती थी, वहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं होता था, ठीक है। यहाँ तक सही है सर। आगे देखो और क्या डाटा है, ये हो गया। और प्राइम कॉस्ट जो इसने पहले पूछा वो गलत हो सकता था अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस सही नहीं निकाले होंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस सही निकालना। वट इज द वैल्यू ऑफ एडमिन कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ? एडमिन कॉस्ट, तो देखो एडमिन कॉस्ट भी हमारा रेफर टू वर्किंग नोट में आ जाएगा ना। एडमिन के खर्चे कौन कौन से हैं? ये वाले खर्चे थे ना, गाड़ी वाले और ये सब, ठीक है। मेंटेनेंस बिल से ऊपर 92,400, इसका आगे आएगा 92,400। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल कॉस्ट कितनी हुई? तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 56,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 56,000 है, और टोटल कॉस्ट कितनी आई है हमारी? 788, 76,400। ये वाला आंसर होना चाहिए फोर्थ का, बी वाला। फोर्थ का आ रहा है बी वाला? हाँ आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन देख लो, ईएमएस और ओएमएस फॉर द लास्ट मंथ। ईएमएस और ओएमएस क्या है अब ये देख लो लास्ट, ठीक है। आउटपुट पर मैन शिफ्ट और अर्निंग पर मैन शिफ्ट। देखो टोटल एम्प्लॉय के बेनिफिट कितने, एम्प्लॉय बेनिफिट जो पे हुए हैं वो इतने हुए हैं। ये देखो एम्प्लॉय के बेनिफिट दिखाऊँ आपको, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा बन गया था थोड़ा। एम्प्लॉय के बेनिफिट यहाँ से आएंगे, ये देखो लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट इतनी गई है, हाँ टोटल लेबर कॉस्ट इतनी गई है, डिवाइडेड बाय जितने मैन शिफ्ट है, क्योंकि ईएमएस का मतलब है अर्निंग पर मैन शिफ्ट, ठीक है। ओएमएस का मतलब है आउटपुट पर मैन शिफ्ट, आउटपुट पर मैन शिफ्ट। ये कितना आएगा? तो टोटल 2,34,000 था और शिफ्ट इतनी थी, डिवाइड कर दो, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट बढ़िया था भाई, गलती होने के चांसेस हैं, तो उसको करके जाना, क्या पता मई 25 के पेपर में दिखी जाइए, ठीक है जी। और इसी के साथ आपका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम है कॉस्ट शीट, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 33-35 मिनट्स के अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही है। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से चैप्टर बचे हैं, हम सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे। मई 25 इस बार कॉस्टिंग में फोड़ के आएंगे, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, ये मेरा नंबर है, जो भी डाउट पूछना हो, जैसा भी डाउट पूछना हो, ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है गाइस। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।